एनसीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग IEN-IFS दोस्तों इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज इसका जो हमारा जून का परीक्षा हुआ था दोस्तों। बेसिकली हमारा जो मई में इसका एग्ज़ाम हुआ था, मई 23 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आप देख पाएँ कि किस लेवल का पेपर एग्जाम में पूछा गया था, ताकि अपने प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली आप ढाल पाएँ, अपने उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर पाएँ। और दोस्तों आप देख पाएँ कि कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक क्वेश्चन से दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, अगले बार में पूछने की संभावनाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और आप देख पाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना है, ताकि अगले जो एग्जाम होगा हमारा अक्टूबर में, उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है यानी PMJJBY है, इसमें मैक्सिमम सम कितना एस्योर्ड है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। दोस्तों सतवा में आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ। बेसिकली ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, और इसमें जो कवरेज मिलता है दोस्तों वो 2 लाख का कवरेज मिलता है। किस केस में कवरेज मिलता है? यदि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए किसी भी कारण से, ठीक है, तो ये स्कीम दोस्तों अवेलेबल है। जैसे अगले एक और कुछ बातें और जान लीजिए। पहला पॉइंट है कि ये स्कीम अवेलेबल है 18 to 50 ईयर्स ओल्ड पीपल के लिए, यानी जिनका उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच में है, उनके लिए ये पार्टिकुलर स्कीम अवेलेबल है। और उसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट को आपको ध्यान देना है इसमें कि जो एनुअल प्रीमियम है वो है ₹330। जो एनुअल प्रीमियम है इस पार्टिकुलर स्कीम का वो कितना है दोस्तों? ₹330 एनुअल प्रीमियम है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये एक रिन्यूएबल स्कीम है, मतलब रिन्यूएबल स्कीम का करने का मतलब क्या हुआ कि रिन्यूएबल स्कीम का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे पॉलिसी होल्डर जो है कवरेज को हर एक साल रिन्यू भी कर सकते हैं। और क्लेम प्रोसेस जो है वो सिंपल है, हैजल फ्री है। यदि नॉमिनी है तो नॉमिनी सबमिट कर सकते हैं क्लेम डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस कंपनी को, और उन्हें वापस 30 डेज में सब इंश्योर्ड सब मिल जाता है। तो ये सभी बातें को ध्यान रखना है आपको PMJJBY के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपको कि दोस्तों नरसिम्हन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पे, इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रिफॉर्म इन क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन बैंकिंग, ऑप्शन सी इज रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। आइए एक एक ऑप्शन को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो कमेटी है इसने रिकमेंड किया कि बैंक जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग, देखिए पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम था, ठीक है। सो अर्लियर वी हैव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग। तो बेसिकली कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लेंडिंग से दूर हटकर प्रायोरिटी सेक्टर पे फोकस करे, प्रायोरिटी सेक्टर पे फोकस करें। और दोस्तों फोकस करें कि हम प्रोडक्टिव सेक्टर को लैंड करें। इसने ये भी रिकमेंड किया कि बैंक जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंडिंग स्कीम लाए, टर्म्स एंड कंडीशन लाए। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन बैंकिंग। बताइए दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन बैंकिंग का क्या मीनिंग होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके सो सी देखिए इस जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन समझा रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपका लर्निंग सेशन भी है, इट नॉट लाइक कि आपको मैंने जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या है बस हो गया, नहीं, मैं आपको एक एक ऑप्शन समझा रहा हूँ कि इसका ऑप्शन का मतलब क्या है, तो आप खुद बताएंगे कि हाँ ये सही आंसर है। जहाँ तक बात है प्रूडेंशियल नॉर्म्स का, दोस्तों कमेटी ने रिकमेंड किया कि बैंक जो है इंटरनेशनल प्रूडेंशियल नॉर्म्स को अडॉप्ट करे, राइट। एंड ये जो नॉर्म्स है ये हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल हो और रिजर्व्स हो कि वो शॉक को विदस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, यानी दोस्तों कमेटी ने रिकमेंड किया कि RBI जो है अपने सुपरवाइजरी रोल को स्ट्रेंथन करे। इसके अंदर दोस्तों अपने इंस्पेक्शन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, राइट। तो आपको पता होगा ऑडिट कराती है तो ऑडिट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। उसके अलावा दोस्तों प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। तो ये तीनों का तीनों रिकमेंडेशन है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी का मेजर स्टेप था, मेजर फॉरवर्ड था इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में, ठीक है। तो सेक्टर को एफिशिएंट बनाना, कॉम्पिटिटिव बनाना, रिजल्ट बनाना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉरेक्स के लिए, राइट।
बताइए दोस्तों, कौन सी फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सी ऐसी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी है सेबी। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआईएल। तो बताइए क्या सही जवाब है? दोस्तों सही जवाब है इसका आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज है इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? आरबीआई को दी गई है। तो ये सेंट्रल बैंक है भारत का, और आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है वो गवर्न किया जाता है फेमा के द्वारा। कौन गवर्न करता है इसे? फेमा। फेमा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फेमा जो है आरबीआई को पावर देता है कि वो सारे फॉरेन एक्सचेंज के सारे एस्पेक्ट को रेगुलेट करे, जैसे कि आपका इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, या आउटफ्लो हो रहा है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का यूज होगा, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेडिंग होगा, फॉरेन एक्सचेंज का होल्डिंग होगा, इन सभी से रिलेटेड जो है फेमा जो है आरबीआई को पावर देती है। तो दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीसीआईएल, इनका कोई डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है फॉरेन एक्सचेंज पे। ठीक है, जैसे सेबी क्या करती है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। सेबी क्या करती है? सेबी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, राइट। तो सेबी क्या करती है दोस्तों? सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, ये भी जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का काम इनका है। और जो सीसीआई है ये दोस्तों कॉम्पिटिशन लॉ को इन्फोर्स करती है। ये क्या करती है? इन्फोर्स कॉम्पिटिशन लॉ। देख सकते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि देखिए पूछ सकता है सेबी का क्या रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है, सीसीआई का क्या रोल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई, दैट इज कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। तो सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ स्टडिंग द एमसीक्यूज। और दोस्तों मेरा जो हमारा एमसीक्यू सेशन रहता है, जो पेड वीडियो सेशन है, उसे मैं इसी तरह से एमसीक्यूज समझाता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन समझ में आ जाए। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोज प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बैंक में फैक्टरिंग क्या होता है, राइट। फाइनेंस में फैक्टरिंग क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। एक बार ऑप्शन से हम गो थ्रू हो जाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका सही जवाब क्या है। तो सवाल ये है कि आपका देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक फाइनेंसिंग का मेथड है जहाँ पे कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को थर्ड पार्टी पे बेचती है डिस्काउंट पे। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों एक फाइनेंसिंग का मेथड है जहाँ पे कंपनी अपने अकाउंट पेबल को बेचती है थर्ड पार्टी को एट अ डिस्काउंट। तीसरा ऑप्शन है कि फाइनेंसिंग है जहाँ पे कंपनी जो है मनी बोरो करती है किसी बैंक से अपने इन्वेंट्री को कोलेटरल के रूप में लेके। और चौथा ऑप्शन है एक फाइनेंसिंग का मेथड है जहाँ पे कंपनी मनी बोरो करती है किसी बैंक से अपने अकाउंट रिसीवेबल को कोलेटरल के रूप में लेकर। चलिए, सो दीज आर द 4 ऑप्शन दैट वी हैव फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फैक्टरिंग के बारे में आपको बता दूं। फैक्टरिंग एक तरीका होता है जहाँ पे कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को थर्ड पार्टी को बेचती है डिस्काउंट पे। इस थर्ड पार्टी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो बार बार देख रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी, तो ये थर्ड पार्टी कौन होते हैं? फैक्टर होते हैं। ओके, सो ये फैक्टर क्या करता है कि ये जो रिसीवेबल का फुल अमाउंट है वो कंपनी के कस्टमर से कलेक्ट करता है और कंपनी को एक फ़ी चार्ज करता है जो कि एक परसेंटेज होता है रिसीवेबल के फेस वैल्यू का। ठीक है, तो दोस्तों जरा हम लोग इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर इज अभी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लान है, एक कॉम्बो प्लान है दोस्तों, जिसमें आपको सारा एक्सेस मिलेगा। आपको यूनिट पर कंसाइज नोट्स मिलेंगे, यू विल गेट कंसाइज नोट्स, यू विल गेट 3000 प्लस MCQs विच वी हैव, यू विल गेट एक्सेस टू डेली क्विज। दोस्तों हमारे पास ऐप पे डेली क्विज सेशन होता है और दोस्तों ये मॉक टेस्ट के फॉर्म में होगा। आपके सामने रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जिस प्रकार से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं सिमिलरली ये डेली क्विज में कंडक्ट करवा रहा हूँ आपके लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, यू विल गेट यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ओके, जो कि आपको वीकेंड में कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियोस मिलेगा ऑफ ऑल ईच एंड एवरी लेसन, जिसमें थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है, MCQs का एक्सप्लेनेशन है। MCQ का एक्सप्लेनेशन सेम तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब एक मिनिमल फी है ₹2000, यानी 4 सब्जेक्ट का आपको ₹2000 में सारा कंटेंट मिलेगा। यू विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल इन आइदर इंग्लिश और हिंदी एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, उसके अलावा दोस्तों यदि केवल आपको एक सिंगल सब्जेक्ट का PDF कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए तो ₹500 कॉस्ट है। केवल थ्योरी PDF चाहिए दोस्तों तो
₹200 है। और यदि आपको मॉक टेस्ट चाहिए, यदि कंसोलिडेटेड मॉक टेस्ट चाहिए तो ₹700 है। यदि किसी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चाहिए तो ₹200 है। दोस्तों बहुत सिंपल सा नॉमिनल फी रखा गया है और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको बस करना क्या है कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखें। बेसिकली ये हमारा ऐप है JIVNCIV मेड सिंपल, ये लोगो है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। और दोस्तों सारा का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। जो हमारा डेली फ्री क्विज है ये फ्रीली कंडक्ट होता है हमारे ऐप पे, तो कम से कम ऐप को आप फ्री पर्पज से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फ्री क्विज जरूर दीजिए। डेली आपको 4 क्विजेस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और इसका पेज नंबर मैं पहले अनाउंस करता हूँ। सो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन फॉर योर एग्जामिनेशन बेनिफिट। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन फैक्टरिंग। सो फैक्टरिंग में मैं आपको बता रहा था कि जरा ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है कि अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर कंपनी सेल इट अकाउंट पेबल टू थर्ड पार्टी एट डिस्काउंट। सो व्हाट डज इट मीन? तो ऑप्शन बी में कहा जा रहा है दोस्तों कि अकाउंट पेबल जो होता है, पहले ये समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, दोनों में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज इज अकाउंट पेबल? तो अकाउंट पेबल बेसिकली डेट होता है, राइट। तो अकाउंट पेबल डेट होता है जो कि कंपनी अपने सप्लायर को ऑ करती है, उधार है, कंपनी ऑ टू सप्लायर। ठीक है, कंपनी का जो उधार होता है ना, डेप्ट होता है, उसे अकाउंट पेबल कहते हैं। तो सेलिंग अकाउंट पेबल टू अ थर्ड पार्टी लिखा है ना, सेल इट्स अकाउंट पेबल टू अ थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा हो गया कि आप किसी बैंक से बोरो कर रहे हैं मनी, राइट। आप अकाउंट पेबल जो है थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, यानी क्या हो गया, आप बोरो कर रहे हैं किससे, बैंक से, राइट। तो ये जो है यहाँ पे रिस्क रहता है कि कंपनी जो है अपने डेप्ट को पे नहीं कर सकती है। तो ये हमारा फैक्टरिंग नहीं होता है। जब आप अपने अकाउंट पेबल को थर्ड पार्टी को बेचेंगे, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी यहाँ हो सकती है फैक्टर, यानी बैंक हो सकती है। तो आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिस्क तो है ही ना कि आप लोन को चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, राइट। तो दैट दिस इज द पॉइंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। देन आइए ऑप्शन सी को जरा देखते हैं। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है दोस्तों कि इन्वेंट्री एज कोलेट्रल, यहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसे इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कहा जाता है। ये एक तरह का एसेट बेस्ड लैंडिंग होता है, जहाँ पे बैंक जो है पैसा लैंड करती है कंपनी के एसेट के लिए। तो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग अच्छा ऑप्शन है बिजनेस जिसके पास हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री है और उनको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री को कोलेट्रल लेके वो उनके फाइनेंसिंग मिलता है, इसे इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को जरा देखते हैं। ऑप्शन डी में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग, इसे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग। तो ये दूसरा तरह का एसेट बेस्ड लैंडिंग है, लेकिन इस डिजाइन होता है बिजनेसेस के लिए इसके पास हाई वॉल्यूम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग MSME इंटरप्राइज क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपका जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो जो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, उसका अपर लिमिट कितना है मीडियम इंटरप्राइज के लिए। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड, that what is the upper limit for plant and machinery investment, please tell अपर लिमिट क्या है। दोस्तों ये जो लेटेस्ट MSME का ऑप्शन देख सकते हैं आप, 10 लाख है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, और लास्ट में दोस्तों 100 करोड़ है। तो बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। सो फ्रेंड्स देखिए, MSME का जो 2020 में नया लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, जो कि डिफाइन करता है दोस्तों MSME को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या इसका रूल है। देखिए, आपका यदि माइक्रो इंटरप्राइज है तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होता है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के टर्म में। स्मॉल इंटरप्राइज में 1 से लेके 10 करोड़ तक होता है, और लास्ट होता है दोस्तों हमारा मीडियम इंटरप्राइज, इसमें दोस्तों 10 से लेकर 50 करोड़ तक होता है। ठीक है, तो जो अपर लिमिट है प्लांट और मशीनरी का, किसके लिए पूछा है, मतलब मीडियम इंटरप्राइज के लिए पूछा है, राइट। वो कितना है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट 50 करोड़। ओके, तो वो कितना है दोस्तों, 50 करोड़ का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। MSME क्लासिफिकेशन जरूर देखे जाइए। एक्चुअली इट इज़ 20 करोड़, नॉट 50 करोड़, इट इज़ 20 करोड़। ओके दोस्तों, COP की बात करते हैं। तो दोस्तों COP से भी सवाल पूछा गया है।
सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बार लेटेस्ट लिमिट एमएसएमई का बता देता हूँ। प्लीज़ लेट मी टॉक अबाउट लेटेस्ट एमएसएमई लिमिट, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, कोई भी सवाल पूछे तो आप जवाब दे दें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो माइक्रो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ये माइक्रो है, ये स्मॉल है और ये मीडियम है। ठीक है, तो माइक्रो जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे 1 करोड़ से कम को माइक्रो कहते हैं। ठीक है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक रहेगा तो स्मॉल होगा, और 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ होगा तो वो हमारा मीडियम होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और यदि हम बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो टर्नओवर में दोस्तों क्या लिमिट है, 5 करोड़ से कम जो होता है माइक्रो होता है, 50 करोड़ तक का जो होता है वो स्मॉल होता है, और दोस्तों हमारा 250 करोड़ तक का जो है वो हमारा मीडियम होता है। तो देखिए, ये हमारा है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, और ये वाला जो है हमारा टर्नओवर के बेसिस पे है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हर एक साल पूछा जाता है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस एमएसएमई क्लासिफिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछा गया है कि सीओपी का क्या फुल फॉर्म है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनएफसीसी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सीओपी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, और ये इसका क्या फुल फॉर्म है ये तो हम जानते ही, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ द पार्टीज, नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस एग्रीमेंट, एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बताइए दोस्तों, क्या बेसिकली क्या सही जवाब है सीओपी से रिगार्डिंग? प्लीज टेल व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए, सीओपी का आपको फुल फॉर्म बताना चाहिए। व्हाट इज सीओपी? बेसिकली सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो बेसिकली ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है यूएनएफसीसी का। ये क्या होता है यूएनएफसीसी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो पहले तो यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कैपिटल चेंज। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसीसी। और इस यूएनएफसीसी का जो ये सीओपी है, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट। सो दिस इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। सो फ्रेंड, द पहला सीओपी हुआ था बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, जैसे यूएनएफसीसी सामने आया था उसके जस्ट बाद दोस्तों ये हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था बर्लिन में 1995 में। और फिर दोस्तों उसके बाद 26 टू सीओपी हुआ है, और जो लेटेस्ट सीओपी हुआ है दोस्तों वो हमारा 2022 का है, इजिप्ट का 2022 का इजिप्ट का लेटेस्ट हमारा सीओपी है। सो फ्रेंड्स, सीओपी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अटेंड किया जाता है सभी कंट्री से जो कि यूएनएफसीसी के पार्टीज़ हैं। सीओपी इंपॉर्टेंट फोरम है कंट्रीज़ को एक साथ आने के लिए और डिस्कस करने के लिए कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनी मार्केट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मनी मार्केट सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहला लिख रहा है कि हाईली लिक्विड होता है ये मनी मार्केट, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बोल रहा है कि हाई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, नेक्स्ट बता रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। बताइए दोस्तों कि मनी मार्केट का हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। आइए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके पास मैच्योरिटी जो होते हैं वो 1 साल से कम के होते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम के लिए होते हैं, और दोस्तों इसे लो रिस्क मार्केट ही माना जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लो रिस्क मार्केट। तो मनी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शॉर्ट टर्म फंडिंग का बिजनेसेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और दूसरा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाईली लिक्विड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए हाईली लिक्विड तो सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये मनी मार्केट में ट्रेडेड नहीं होता है, और मनी मार्केट को जनरली लो रिस्क मार्केट माना जाता है, राइट।
सो मनी मार्केट को हम लोग लो रिस्क मार्केट मानते हैं, और लॉन्ग टर्म मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को ट्रेड नहीं किया जाता है मनी मार्केट में। और वोलेटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मनी मार्केट एज ए होल। तो दोस्तों आपको मैं कुछ एग्जांपल बता दूँ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, ठीक है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर आपका रिपर्चेज एग्रीमेंट, ये सब हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हाई रिस्क नहीं होगा, वोलेटिलिटी, जहाँ तक वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटिलिटी तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है वोलेटिलिटी, सभी का नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाईली लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लोटिंग फंड क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फ्लोटिंग फंड। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो आइए जरा देखते हैं कि ऑप्शन को जरा देखते हैं फ्लोटिंग फंड के रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, दूसरा ऑप्शन है कि एक तरह का फिक्स डिपॉजिट होता है, तीसरा ऑप्शन है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, और लास्ट ऑप्शन है कि एक तरह का लोन है। बताइए फ्लोटिंग फंड क्या होता है, प्लीज टेल। फ्रेंड्स देखिए, फ्लोटिंग फंड बेसिकली क्या है, एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके। सो दिस इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसके पास दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब कि जो फंड के इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ओवर द टाइम चेंज होगा। तो दोस्तों कुछ और की फीचर देख लेते हैं। तो ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या दूसरा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से। जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होगा ओवर द टाइम, इंटरेस्ट रेट चेंजेस ओवर द टाइम। और ये अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए जो कि सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं, जो कि उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। अब जैसे दिखा है कि ये टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। एफडी नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, लोन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने यदि मॉड्यूल ए को सही से ढंग से पढ़ा है तो आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि रोपवे का जो डेवलपमेंट होता है इसमें से इससे रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है। अब जरा देखिए, भारतमाला जो है भारतमाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर गति शक्ति में लिखा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, फिर लिखा है दोस्तों पर्वतमाला यानी रोपवे या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। ये ऐसे करके एक तो आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैच द फॉलोइंग टाइप पूछा गया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पर्वतमाला है ना, मैं आपको समझाता हूँ। पर्वतमाला एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है इंडिया में, ठीक है। माला से आप रोप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अनाउंस किया गया था 2022-23 का जो बजट था उसमें अनाउंस किया गया था, 1000 करोड़ का आउटले था, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम एम ये है कि हम रोपवे को डेवलप करें हिल एरिया में ताकि कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बूस्ट कर सकें। दूसरा ऑप्शन जो है रोपवे से डेवलपमेंट से नहीं है, जैसे आप भारतमाला दे सकते हैं, तो भारतमाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। तो भारतमाला क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। सॉरी, दिस इज द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये क्या है दोस्तों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उसके बाद दोस्तों गति शक्ति एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, राइट। तो कुछ की फीचर और बता देते हैं पर्वतमाला के में। ये यहाँ पे पर्वतमाला में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी हिल एरिया हैं सभी में रोपवे को डेवलप करेगा। रोपवे से यूज़ किया जाएगा पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में। और जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोग्राम का वो है 1000 करोड़। तो ये है हमारा पर्वतमाला से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट्स है उसको मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑफर मर्चेंट बैंकिंग ऑफर नहीं करते। विच आर द फॉलोइंग ऑफर इज नॉट ऑफर्ड बाय मर्चेंट बैंक। बताइए मर्चेंट बैंक के द्वारा कौन सा ये सर्विस नहीं ऑफर किया जाता है। तो ऑप्शन को जरा देखते हैं। अंडर राइटिंग सर्विस। दोस्तों अंडर राइटिंग सर्विस क्या होता है, व्हाट इज द अंडर राइटिंग सर्विस। तो अंडर राइटिंग सर्विस बेसिकली ऐसा सर्विस होता है जिसके अंदर आप सिक्योरिटी के सेल को गारंटी करते हैं, ठीक है। सेल का सिक्योरिटी क्या होता है, गारंटी होता है, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड हो गया या स्टॉक हो गया। तो मर्चेंट बैंकिंग आपको, मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो अंडर राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेशन को जो कि नए सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं,
नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेसिकली एक प्रोसेस है कि आप ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें, जैसा कि नाम ही है, पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको मैनेज करने को हम लोग पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कैश। नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइस। So the next point we have is merger and acquisition, that is called M&A. So basically this is the process of advising companies of merger and acquisition, and merchant bank often offer merger and acquisition advice to corporation that are looking to expand their business or diverse non-core asset. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो कौन सा ऑफर ना किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो मर्चेंट बैंकर ये ऑफर करती है। फिर जहाँ तक बात है डिपॉजिट एंड लोन टू इंडिविजुअल कंपनी, ये नहीं करती है, राइट, ये गलत है। मर्चेंट बैंकर दोस्तों रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारा रिटेल बैंकिंग का एक्टिविटीज है, राइट। सो मर्चेंट बैंकर आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी, प्लीज रिमेंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी अंडर राइटिंग सर्विस मर्चेंट बैंकिंग करेगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेगी, मर्चर एंड एक्विजिशन एडवाइस देगी। सो दीज आर डन बाय मर्चेंट बैंकर बट नॉट डिपॉजिट एंड लोन टू इंडिविजुअल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया है। दोस्तों जो हेल्थ सेंटर है वो इक्विप्ड होगी बेटर। ऑप्शन को जरा देखिए, देखिए टीयर 2 टू टीयर 6 सिटी में पूछा जा रहा है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो, यदि आपको दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, यानी तो दोस्तों हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का जो हमारा फ्री मटेरियल सेक्शन है वहाँ पे PDF अवेलेबल है, ठीक है। आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन का PDF चाहिए दोस्तों, रिकलेक्टेड क्वेश्चन का, तो हमारे ऐप का फ्री सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप उसे स्टडी कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो सवाल ये है कि दोस्तों आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के अंदर कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है हेल्थ सेंटर के कंस्ट्रक्शन में टीयर 2 टू टीयर 6 सिटी में। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट में तो गवर्नमेंट ने 20 लाख एलोकेट किया है। तो ये जो हेल्थ सेंटर है वो इक्विप्ड होंगे बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, जैसे डॉक्टर, क्लिनिक, लेबोरेटरी, फार्मेसी। इनके पास फैसिलिटी होगा कि वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। और देखिए सबसे पहला लिखा है 5 लाख, तो दोस्तों 5 लाख हेल्थ सेंटर, देखिए 5 लाख भी एलोकेट किया गया है, लेकिन ये एलोकेट किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया। कहाँ पे? रूरल एरिया में 10 लाख एलोकेट किया गया है सब हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया, सब हेल्थ सेक्टर रूरल एरिया में यदि सब हेल्थ सेक्टर बनाना है तो 10 लाख एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका 20 लाख, ठीक है। तो बेसिकली 20 लाख अमाउंट को एलोकेट किया गया है हेल्थ सेंटर यदि बनाना है टीयर 2 टू टीयर 6 सिटीज़ में। So friends, now let's come to the next question that we have. ओके, OSOWOG, ये सवाल है दोस्तों। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि OSOWOG का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, कि आपसे पूछा जा रहा है कि OS वन सन, ठीक है। देखिए सवाल ये था OSOWOG, तो इसको फुल फॉर्म होता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। तो ऑप्शन ये है कि एक सिस्टम होता है इंटरकनेक्टिंग पावर ग्रिड्स दैट शेयर सोलर एनर्जी अक्रॉस द ग्लोब, अ सिंगल सोलर पैनल दैट कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द इंटायर वर्ल्ड, अ प्रोजेक्ट टू लॉन्च अ सैटेलाइट दैट विल कैप्चर सोलर एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द वर्ल्ड, अ पॉलिसी टू लिमिट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू ओनली वन कंट्री और रीजन। दोस्तों देखिए ये जो OSOWOG है एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रपोज करता है ग्लोबल एनर्जी ग्रिड क्रिएट करना, ग्लोबल एनर्जी ग्रिड। सो ग्लोबल एनर्जी ग्रिड को क्रिएट करेगा जो कि इंटरकनेक्ट करेगा सारे पावर ग्रिड को अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दिस ग्लोबल एनर्जी ग्रिड विल इंटरकनेक्ट ऑल पावर ग्रिड, वर्ल्ड में जितने पावर ग्रिड है सबको कनेक्ट करेगा। एंड जिससे क्या होगा कि सोलर एनर्जी का जो शेयरिंग है वो एफिशिएंट हो पाएगा अक्रॉस डिफरेंट कंट्री एंड रीजन। इसके पीछे आइडिया ये है कि इंश्योर कर सके कि सस्टेनेबल और रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी, ताकि वर्ल्ड का जो ग्रोइंग डिमांड है उसको मीट कर सकें और कार्बन इमिशन को कम कर सकें। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ऑप्शन बी और सी फिजिबल नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सिंगल सोलर पैनल कैन इट प्रोवाइड एनर्जी, ये फिजिबल नहीं है। और सी भी फिजिबल नहीं है कि सैटेलाइट को लॉन्च करे जो कैप्चर करे। बी एंड सी आर नॉट फिजिबल।
एंड फाइनली देयरफॉर ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर इस पार्टिकुलर क्विक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास 100 क्वेश्चन अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के। हमारा IAFS जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हैं, दिस इज नॉन एंडिंग। आई हैव 100 क्वेश्चंस अवेलेबल विथ मी। तो यदि इस पार्टिकुलर वीडियोज़ में हमारा व्यूज़ 1000 प्लस होता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का एक्सप्लेनेशन और भी वीडियोज़ में हो और भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हो, तो प्लीज़ इसका व्यूज़ आप 1000 प्लस पहुँचाएँ और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो भी JIB एस्पिरेंट है, ताकि वो भी देखें। और जैसे 1000 व्यूज़ होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों JIB एंड CIB मेड सिंपल ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लें। इसके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा।